स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू का रेप आर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कौन सा इंटरकोर्स। कहीं रेप हो जाए या भाई कैजुअल अनप्रोटेक्टेड अगर यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी हो जाए उसके लिए इट कैन बी डन बाय यूजिंग आइदर ऑफ दी फॉलोइंग विद इन 72 आवर्स ऑफ क्या है क्वाइटस दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर। देखा आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी प्रोजेस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन क्या है एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आईयूडी। तो ये आपने देखा इसकी बात कर रहे थे कि इमरजेंसी अगर कॉन्ट्रासेप्शन की बात किया जाए तो वहाँ पर ये यूज होता है। इसके अलावा आपने देखा एमटीपी की बात कर रहे थे कि एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन की बात कर रहे थे कि ये मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो आप देखेंगे। अभी एसटीडी की बात देखेंगे, लेकिन ये देखा आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसके पहले 7 पॉइंट आपको हम बता चुके हैं, सर्जिकल भी बताया, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी की बात कर रहे थे। तो अब देखिए इसके बाद जो आता है उसका नाम देखे होंगे एमटीपी, जिसको क्या बोलते हैं एमटीपी। नेक्स्ट पॉइंट एमटीपी। अच्छा ये एमटीपी क्या है जिसके बारे में आप जानते हैं कि एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। तो मेडिकल टर्मिनेंसी में इसमें क्या होता है, ये इसमें जब इसे हो जाए तो इसमें इंड्यूस एबार्सन के लिए इंड्यूस किया जाता है। मीन्स कि एमटीपी आर इंड्यूस इसको बोल सकते हैं, एमटीपी और इसको क्या बोलते हैं इंड्यूस एबार्शन एंड इंड्यूस क्या है एबार्सन। एमटीपी को हम दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि क्या है ये एबार्सन के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये आपने देखा इंड्यूस के लिए एंड इस ये इंटेंशनल वॉल्वेंट्री क्या है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको बोल सकते हैं। ये वॉल्वेंट्री क्या है, ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉल्वेंट्री इसको टर्मिनेशन ऑफ क्या है प्रेगनेंसी। तो ये आपने देखा इसकी बात कर रहे थे कि ये एमटीपी का है, ये इसको हमने बताया था कौन सा भाई, ये वॉल्वेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म की बात करते हैं, बिफोर फुल टर्म। तो ये नाम बता रहे थे। ये जानते हैं जब कभी रेप हो जाए या इस तरह की प्रॉब्लम कहीं हो जाए, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड अगर प्रेगनेंसी हो जाए, उसमें सरकार ने इसको लागू किया था कि कभी कभी फेलोर कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाए, रेप विजन हो जाए, तो इसमें ये इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है एमटीपी मेडिकल जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, इसका मेन रोल क्या आप तो देखेंगे एमटीपी इंड्यूस केस करता है एबॉर्शन, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फुल टर्म। अबाउट 45 to 50 million MTP are done in a year all over the world, 1/5 of the total conceived pregnancies in a year. And ये बता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज एमटीपी 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। यानी कि ये बता रहे थे कि एमटीपी क्या है, इसके लिए ये बताया कि एमटीपी है ये संपूर्ण विश्व में हर साल लगभग 45 से देखा आपने 45 से 50 मिलियन ये एमटीपी परफॉर्म कराए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड के कुल प्रेगनेंसी के 1/5 जो है होते हैं। ये नेक्स्ट निश्चित रूप से ये जनसंख्या को घटाने में एमटीपी का सिग्निफिकेंट रोल होता है, फिर भी इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके मिसयूज को रोकने के लिए 1971 में, यानी इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ने मिसयूज को रोकने के लिए 1971 में ये एमटीपी को कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज कर दिया
तो ये नाम आपने देखा होगा 1971 में ये, जबकि इसका मेन रोल अगर देखा जाए तो मेन सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है, जनसंख्या को क्या घटाना है। लेकिन फिर भी जो है लोग कहते हैं कि घटाना तो नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरुआत है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं एमटीपी इज डन, एमटीपी को जो है जो डन किया गया फॉलोइंग केसेस में दिया गया है। तो एमटीपी क्या है, एमटीपी इज डन इन फॉलोइंग केसेस, डन इन फॉलोइंग केसेस, जिसमें आपने देखा कब इसका यूज होता है, इसके लिए देखा कि फर्स्ट ये है कि जब कभी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है फेल्योर हो जाए तो इसमें जो है इसका यूज करते हैं, फेल्योर हो जाए या रेप हो जाए तो उसको जो है एबॉर्शन कराने के लिए इसका यूज किया गया है, सरकार ने इसको बताया है। तो ये बताया कि इसके लिए फेल्योर ऑफ द क्या कॉन्ट्रासेप्टिव, फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव सेकंड इसने बताया था कौन सा, रेप विक्टिम की बात कर रहे थे, रेप विक्टिम, कभी रेप हो जाता है तो इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होता है। फिर कंटिन्यूएशन आप देखिए आप प्रेगनेंसी की बात करते हैं, कंटिन्यूएशन आप क्या है, प्रेगनेंसी। तो ये देखा आपने कंटिन्यूएशन ऑफ क्या है, प्रेगनेंसी, इफ इट में बिकम हार्मफुल, इफ इट में बिकम, ये हार्मफुल, क्योंकि कब करना चाहिए ये बता रहे थे, लगभग देखिए अप टू क्या ट्राइमेस्टर 12 वीक में जो प्रेगनेंसी होती है 12 सप्ताह में उसमें कराना चाहिए, सेफ होता है। लेकिन सेकंड जो ट्राइमेस्टर है उसमें रिस्की हो जाता है। तो इसमें हमने बताया था कि यहाँ पर में हार्मफुल आर फीटल आइदर टू द मदर या फीटस और बोथ, दोनों की बात करते हैं। और इसको बताया फीटल आइदर टू द मदर, आइदर टू द मदर और बोथ, दोनों के लिए हार्मफुल है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया था कि एमटीपी इज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एमटीपी इज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू कितना, 12 वीक की बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये हमने बताया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक आप क्या है प्रेगनेंसी। ये 12 वीक तक प्रेगनेंसी जो होता है ये क्या होता है, इज यूजुअली क्या है, सेफ, यूजुअली क्या है, सेफ, सुरक्षित। एंड सेकेंड जो ट्राइमेस्टर होता है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है इसमें क्या होता है, ये रिस्की होता है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर वेरी रिस्की, एबॉर्शन आर वेरी रिस्की। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसके बाद देखिए आपने देखा होगा इसमें डिजिट वगैरह बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है जिससे कि इसको एबॉर्शन करने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा भी अगर टुकड़ा बच जाए तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है, काफ़ी रिस्की होता है, इसमें बच्चे क्या या मदर की जान जा सकती है। तो इसलिए हमने बताया था कि कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें 12 वीक में प्रेगनेंसी को ये जो है एबॉर्शन कराना तो करा सकते हैं।
ट्राइमेस्टर में बहुत सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, काफ़ी रिस्की हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बता रहे थे अम्नियोसेंटेसिस इज आल्सो मिसयूज फॉर डिटर्मिनेशन। अम्नियोसेंटोसिस इज मिसयूज फॉर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि कई जगह मिसयूज किया जाता है, कुछ लोग पता करके जब जानते हैं कि ये चाइल्ड है या लड़कियां है तो उसको क्या करते थे, भाई फीमेल चाइल्ड है तो उसको एबॉर्शन करा देते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। तो आपने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन आप क्या है, फीटस। अगर ये फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन करके इसको क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। क्लियर। फीटस, और वो भी कौन सा, फीमेल। इट इज फॉलो एमटीपी, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड एंड लीगली पनिशमेंट। इस तरह से अगर ये फीमेल चाइल्ड है तो इसको इन्होंने क्या किया भाई, एबॉर्शन कर दिया, जबकि ये लीगली अगर देखा जाए तो इसको पनिश्ड मिल सकता है, ये लीगलाइज नहीं है। तो इस तरह एमटीपी का जो मेन रोल होता है कि इसका यूज वहीं करना चाहिए जहाँ पे भाई हमने बताया था कि फेलोर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलोर हो जाए, तब अगर प्रेगनेंसी हो जाए उस समय यूज करना चाहिए, या रेप विक्टिम कहीं रेप हो जाए, अनचाहे जो प्रेगनेंसी हो जाए उस समय अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको एबॉर्शन के लिए एमटीपी यूज कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ इट में बी बिकम हार्मफुल, अगर लगातार लोगों को प्रेगनेंसी हो रही है तो हार्मफुल हो जाता है, उस समय ये देखा आपने ये फीटस और कौन सा, मदर और वो दोनों में, यानी दोनों के लिए ये नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो ये नाम बता रहे थे। इसके अलावा एमटीपी इज डन ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक तक, ये जो है सेफ होता है। इसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें एबॉर्शन की बात करें तो ये ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें क्या होता है भाई, ये हमने बताया ज़्यादा क्या होता है, रिस्की होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कराने के लिए। तो ये हम बता रहे थे एमटीपी का मेन है कि ये एम्नियोसेंटोसिस का दुरुपयोग करते हैं लोग, कि इसका जो है मिसयूज किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर बच्चे का पता चलता है सेक्स ये फीमेल है तो इसको एबॉर्शन करा देते हैं। तो ये एक तरह से कानूनी जुर्म होता है। जो भी इस तरह से पता करके एबॉर्शन कराता है उसको जो है गवर्नमेंट पनिश कर सकती है। तो ये एमटीपी का मेन रोल है। अब इसके बाद देखिए, अब जो डिजीज आता है जिसका नाम बताए एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आप देखेंगे कि किस तरह से होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि एमटीबी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। देखा हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बताया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या बोलते हैं। यानी ये इसको वीडी, यानी कि वीडी का मतलब ये बता रहे थे कि इसको ये वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शियस डिजीज बोल सकते हैं, आरटीआई, यानी एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज आल्सो नोन एज वीडी, जिसको वेनरल डिजीज, यानी इसका नाम देखा आपने, इसको क्या बोल सकते हैं, विनरल, यानी VEN की बात कर रहे थे। विनरल क्या है, डिजीज, या इसी का नाम RTI, ये इसका नाम क्या है, RTI भी है। यानी कि RTI का मतलब कि ये नाम बता रहे थे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। अब देखिए ये जो नाम बता रहे थे कि ये जो एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे बहुत डेंजरस होती है। जैसे आपने देखा हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो मोस्ट डेंजरस डिजीज होती है। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये तो इन्फेक्टेड जो नीडल है उसका यूज करते हैं,
शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल। सेकेंड हमने बताया था इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जिसके वजह से ये हो सकता है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकता है। और इसके अलावा हमने नाम बता रहे थे कि इसमें इन्फेक्टेड मदर टू कौन सा, फीटस। अगर मदर अगर इन्फेक्टेड है तो फीटस को भी हो सकता है। तो ये बहुत डेंजरस डिजीज है जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें देखेंगे कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी है। इसमें आप देखिए कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर कौन कौन सा हो सकता है। जैसे हमने नाम बताया था गोनेरिया है, ये गोनेरिया के भी नाम सुना होगा। ये हेपेटाइटिस बी भी है, जनरल ये जेनाइटल क्या है, वाट्स भी है। तो ये सिफिलिस भी है। तो ये नाम बताए थे गोनेरिया। गोनेरिया की बात कर रहे थे, ये है सिफिलिस। तो ये सिफिलिस की बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये सिफिलिस भी हो सकता है। तो ये सिफिलिस भी हो सकता है। इसके अलावा जेनाइटल क्या हर्प्स, जेनाइटल हर्प्स। एक नाम आपने देखा होगा क्लेमाइडियासिस। ये देखा क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा, एक क्लेमाइडियासिस। इसके अलावा जेनाइटल क्या वाट्स, और ये नाम बता रहे थे कि इसके अलावा क्या बता रहे थे, एड्स की भी नाम बता रहे थे कि इसमें एड्स भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, ट्राइकोमोनियासिस भी हो सकता है। ये ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास का नाम सुना होगा। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और क्या होता है एआईडीएस एड्स भी हो सकता है। तो ये बताया कि कौन कौन से है जो एसटीडी डिजीज है। इसका एग्जाम्पल ये आपने देखा, एसटीडी जो डिजीज है इसका एग्जाम्पल कई बार आ चुका है। इसमें गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, जेनाइटल हर्प्स भी है, क्लेमाइडियासिस भी है, जेनाइटल वाट्स भी है, ट्राइकोमोनियासिस भी है, और ये हेपेटाइटिस क्या है, बी भी है। हेपेटाइटिस क्या है, बी है। इसलिए हमने क्या बताया कि इसमें जो एड्स होता है, एड्स आर मोस्ट डेंजरस डिजीज। ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ये मोस्ट जो है, हमने इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। ये मोस्ट डेंजरस डिजीज होता है, और इसके लिए इसके अलावा हमने बताया था कि इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। एंड एसटीडीज वेरी कॉमन एमंग कौन सा, पर्सन ऑफ एज, लगभग 15 से 24 एज में होता है। एसटीडी का मतलब क्या है, एड्स की बात कर रहे थे कि एसटीडी में जो नाम बता रहे थे, एड्स आर वेरी कॉमन एमंग जो एज है, सबसे ज़्यादा इस एज में जो है ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं होती है। तो 15 से 24 साल के जब एज होता है, इसमें इस एज ग्रुप की बात करें, इस एज ग्रुप की बात करें तो ये इस एज में जो है ये प्रॉब्लम होता है, इस एज ग्रुप के। अपने 15 से 24 साल में ज़्यादा ये जो है फिसलने का डर होता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर। तो आपने देखा इसमें दो नाम बता रहे थे कि इसका जो इन्फेक्शन है एक्चुअली में देखा जाए तो किससे हो सकता है, इसके बारे में आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में इन एडिशन टू सेक्सुअल ट्रांसमिटर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो है ये नाम बता रहे थे इन एडिशन टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन
ये नाम जो बता रहे थे इन एडिशन टू क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जिसमें नाम बताए थे एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स एंड हेपेटाइटिस क्या बी। ये देखिए अभी एड्स की बात करें, ये इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होता है भाई, ये इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, इसमें हेपेटाइटिस में लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये दोनों जो डिजीज हमने बताया था ये कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, किससे ट्रांसमिट हो सकता है, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि क्या था भाई, इन्फेक्टेड नीडल की बात किया था। अभी हमने बताया था कि इन्फेक्टेड क्या है, नीडल भी है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ क्या है, ब्लड है। तो शेयरिंग नीडल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, शेयरिंग नीडल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो सर्जरी करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट, अगर इन्फेक्शन है तो आपको भी हो सकता है, अगर उसको स्टेलाइजेशन ना किया जाए ऑटोक्लेव में तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा जो नीडल अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हो सकता है। नेक्स्ट हमने बताया था इसके अलावा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। कौन सा भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इन्फेक्टेड, अगर पहले से अगर ये पता नहीं है, अगर एलिसा अगर टेस्ट नहीं कराते हैं, अब पहले तो लोग जानकारी नहीं थी, अब तो जानकारी हो गई, एलिसा टेस्ट होता है, उसके बाद ब्लड जो है लेते हैं, फिर जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है दूसरे में। तो इससे भी दूसरी चीज आपने अभी नाम बताया था कि इन्फेक्टेड मदर टू द यूट्रस, यानी इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। अगर ये मदर भी इन्फेक्टेड है तो समझिए कि इसके फीटस, इसके बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये बताया एसटीडी आर कम्प्लीटली क्या है, एसटीडी जो डिजीज है कम्प्लीटली क्यूरेबल है एंड डिटेक्टेड अर्ली ट्रीटमेंट पीपुल, एक्सेप्शन क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स एंड जेनाइटल हर्ट्स। यानी सब जो है अगर एसटीडी की पता अगर चल जाए कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो क्यूरेबल तो हो सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहले अगर पता चल जाए तब। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जो हेपेटाइटिस बी है या जनरल जेनाइटल हर्ट्स है या इसके अलावा एड्स है, ये जो है ठीक नहीं होता है। अगर जिस आदमी को हो जाए तो ये ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, इसके लिए नाम जो बता रहे थे कि इसमें कौन कौन सा होता है, हेपेटाइटिस यानी कि एसटीडी आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, एसटीडी आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। एक्सेप्ट की बात कर रहे थे, कौन सा डिजीज है जिसको छोड़ दिया जाए, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है प्रॉपरली अगर हो जाए तो, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ट्स एंड एआईडीएस, यानी जो एड्स होता है ये जो है एक्सेप्शन है, ये क्यूरेबल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमने बताया था यहाँ पे कि स्टडी में। इसके अलावा जनरल सिम्टम स्टडी के क्या है इसको आप देखते हैं, क्लियर। हमने अभी बताया स्टडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके लिए हमने बताया जो जनरल सिम्टम है। देखिए अर्ली सिम्टम क्या होता है, जब किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो तो इचिंग होता है ऑर्गन पे, जेनाइटल ऑर्गन पे इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ये स्लाइट पेन होता है, हल्का हल्का पेन होता है, स्वेलिंग, उस ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाती है जेनाइटल रीजन में। तो ये इसके सिम्टम है। इसके अलावा जो स्टडी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल, कौन कौन से हैं इसके लिए देखा, अवॉइड सेक्स या इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर या अननोन पार्टनर, यानी एक से अधिक अगर देखा आपने कि अगर ये कांटेक्ट होता है वुमेन से तो इसमें भी हो सकता है, या अननोन पार्टनर से अगर सेक्स होता है तब भी ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे एड्स है, जेनाइटल हर्ट्स है, हेपेटाइटिस बी है। ये आप बताएं, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, जब भी क्वाइटस हो तो ये कॉन्डोम यूज करना चाहिए, इससे जो है काफ़ी प्रिवेंटेड होता है, यानी रोकने में मदद होती है।
इसके अलावा एक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब कि ये जो है चाइल्ड प्रोड्यूस करने में असमर्थ है। उस आदमी इनफर्टिलिटी किसमें, लोग कहते हैं कि इसमें भाई फीमेल में है, ऐसा कुछ नहीं है, मेल में भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सहित पूरे विश्व में कपल इनफर्टाइल है, अर्थात अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिनेशन, असुरक्षित यौन संबंध के अलावा ये बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अब ये देखिए, वेरियस रीजन ऑफ द इनफर्टिलिटी, इसके कई कारण हो सकते हैं। फिजिकल भी हो सकता है, ड्रग्स भी यूज करने से, कंजाइटल डिजीज हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई प्रॉब्लम इसके कारण हो सकते हैं जिससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। इंडिया में प्राय बच्चा जो पैदा न होने से फीमेल को लोग ब्लेम लगाते हैं, दोषी करते हैं, जबकि यह प्राय ऐसा नहीं होगा। यह समस्या पुरुषों में यानी मेल पार्टनर में भी हो सकता है। लोग जब फीमेल के बच्चे नहीं होते तो लोग ब्लेम लगाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि फीमेल में होता है, ये मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये हमने बताया था, इन इंडिया मोर ऑफ्टन देन नॉट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम लाइज इन मेल। मेल में भी हो सकता है, मेल पार्टनर में हो सकता है, लेकिन लोग फीमेल को क्या करते हैं, ब्लेम लगाते हैं। कुछ लोग ये भी होते हैं कि मैरिज होने के पहले चाहे अबॉर्शन करा लेते हैं, उसके मेडिसिन बहुत हार्ड आती है, उसको खाने के बाद जब खा लेते हैं तो क्या होता है, जो चाइल्ड है तो वो जो है डिजॉल्व करके ब्लड के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये बार बार करने से, कई बार यूज़ करने से, तो ये क्या होता है, शादी के पहले अगर इस तरह के अगर चाइल्ड हो जाए, अनचाहे अगर बच्चा हो जाए, उसको अबॉर्शन कराते हैं मेडिसिन देके, तो ये प्रॉब्लम उसके यूट्रस में आ सकता है। बाद में शादी होने के बाद उसके बच्चे नहीं होते हैं, तो कई कारण भी हो सकते हैं। तो बच्चे न होने के कई कारण हो सकते हैं। तो आजकल देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए एक नया टेक्निक आया है जो अभी बता रहे, IVF का नाम सुना होगा, कि इन विट्रो इन वाइवो कंडीशन एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम सुना होगा। वो अब यूज होता है, जो आजकल काफ़ी सक्सेस भी है। उसमें भी कई % ऐसा भी है सक्सेस भी नहीं होता है, लेकिन काफ़ी जो है सक्सेस भी है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो ये जो है स्पर्म ओवा को लेकर फर्टिलाइज करके, और ये जो 8 या 16 ब्लास्टोमियर है उसको एंट्री करते हैं टेस्ट ट्यूब के थ्रू, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबीज बोला जाता है, IVF के नाम से जानते हैं। तो ये आप देखेंगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। जैसे देखा, इसमें ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव क्या है टेक्नोलॉजी। ये क्या है, टेक्निक इन्वॉल्व इन ART है। ART की बात करते हैं, पूरा नाम इसका फुल नाम क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो ये टेक्नोलॉजी है, तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART बोलते हैं। ये जो टेक्निक है इन्वॉल्व इन ART क्या हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसको इन विट्रो IF से फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर ET बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो बना करके 8 ब्लास्टोमियर वाला और इसको ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज IVF ET। इट इज आल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं, IVF और कौन सा ET, आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, IVF कौन सा है, इन विट्रो, ये फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसको बोल सकते हैं, और इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात कर रहे थे। ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये प्रोग्राम हो सकता है, इसका नाम भी हो सकता है IVF ET या टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब क्या है, बेबी। तो ये इसके अलावा इन विट्रो क्या है कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये बता रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, इसमें दोनों जो है बाहर करते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ओवा का मतलब आपने देखा इसमें क्या बता रहे थे भाई, यानी फीमेल, यानी इसको देखा वाइफ है,
तो ये एंड क्या है, स्पर्म है, यानी हस्बैंड यानी कि क्या है, मेल है। तो स्पर्म एंड ओवा को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या करते हैं, दोनों को जो है अंडर भाई कौन सा, सिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी, अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी, अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन क्या है, लेबोरेटरी, जाइगोट, और इसके बाद जाइगोट से अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टमिया, जाइगोट से अर्ली एम्ब्रियो एट 8 क्या है, ब्लास्टमिया। यानी जो जाइगोट की बात कर रहे थे कि इसमें अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ये बनाने की बात करते हैं। देखा, इसके बाद आता है ZIFT। देखा आपने अभी इन विट्रो कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन ये यानी कि ये ओवा है। अब देखिए ये नाम बता रहे थे कि ये ओवा है, और ये बताए ओवा मतलब कि फीमेल का ओवा है, जिसको हम ये क्या बोलते हैं भाई, एक तरह से आपने देखा इसका क्या, ये वाइफ है और ये क्या है, मेल है, इसको क्या बोलते हैं, हस्बैंड। तो हस्बैंड से क्या लेते हैं भाई, ये स्पर्म, और फीमेल के क्या है, यानी वाइफ से ओवा, दोनों मिल करके एक सिमुलेटेड कंडीशन यानी कि अंदर एक लेबोरेटरी टेस्ट में, अंदर टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज कराते हैं। ये जाइगोट से देखा ये एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो कितना, 8 वाला जो एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह एम्ब्रियो बनते हैं, जिसमें हमने एक कोड बताया था, जाइगोट, मारूला, कौन सा, ब्लास्टुला। तो ये बनने के बाद जो 8 वाला है, 8 वाले को क्या करते हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब में जो है बनाने के बाद फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये आता है ZIFT, यानी पूरा नाम क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन क्या है, ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेंगे इनटू कौन सा, फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड JIFT। एक IUT क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन कौन सा, 8 ब्लास्टोमियर इनटू कौन सा, यूट्रस, यानी 8 ब्लास्टोमियर बनाने के बाद यूट्रस में क्या कर देते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके बाद आता है GIFT, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। देखा आपने GIFT है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम गैमिट फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब अनदर फीमेल, वी कैन नॉट प्रोड्यूस गैमिट but passes suitable environment for fertilization and further embryonic development, and further क्या है, embryonic development। यानी ये बताया कि ये ट्रांसफ़र करते हैं ओवम को, आए ओवम फ्रॉम कौन सा, डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, जो कि कभी इस तरह का फीमेल जो है चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके लिए सुटेबल कंडीशन बना के फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किया जाता है। AICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसको बोलते हैं, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इन लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन में डायरेक्ट जो है इंजेक्शन आता है स्पर्म और ओवम का, और ये क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इसको आपने बताया ICSI। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक होता है, ये बताया इफ मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल, अगर मेल पार्टनर जो है ये असमर्थ है फीमेल में इंसेमिनेशन में, तो क्या करता है, ड्यू टू ए वेरी लो स्पर्म काउंट, या भाई क्योंकि उसमें स्पर्म, देखिए सीमेन तो आते हैं, स्पर्म काउंट कम, ओलिगो स्पर्मिया होता है जिसकी वजह से चाइल्ड भी नहीं होता है, उस तरह में क्या किया था, स्पर्म काउंट देन द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड हेल्दी डोनर एंड आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना। आर्टिफिशियली वेजाइना में क्या कर देते हैं भाई, स्पर्म को ओवा को मिला के यानी फर्टिलाइज करके छोड़ देते हैं, आर इनटू द यूट्रस, जिसको IUI बोलते हैं। IUI माने इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द कौन सा, फीमेल। तो स्पर्म और ओवा को देखिए, जो ऐसे भी हस्बैंड है जिसमें ये स्पर्म यानी चाइल्ड करने की प्रोड्यूसिंग मैंने कैपेसिटी ना हो, वो ओलिगो स्पर्मिया हो गया है। अक्सर जो लोग वाइन वगैरह पीते हैं उसके स्पर्म में सीमेन कम होता है, सीमेन में स्पर्म कम होता है, ओलिगो स्पर्मिया जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए
इसको जो है किसी डोनर से, यानी स्पर्म बैंक होता है वहाँ से स्पर्म लेके ओवा से फर्टिलाइज करके फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं। आप देखिए या यूट्रस में ये देखा आपने डिटरेंट्स इन दी एडाप्टेशन ART टेक्निक। ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो बच्चे नहीं होते हैं उसको क्या कर देते हैं भाई, अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहाँ से लेकर के ये वहाँ से उसको क्या करते, बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो वो आपने देखा, ये देखिए इमोशनल है, रिलीजियस है, सोशल फैक्टर्स हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, यानी कि पेरेंटहुड की बात कर रहे थे, पेरेंटहुड एंड लीगल एडाप्टेशन एंड कौन सा, ऑर्फेन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन, यानी कि अनाथ, ऑर्फेन माने अनाथ, और ये क्या है, दिनहीन बच्चों को। अगर ये देखा होगा कि भारत में कई अनाथ तथा दिनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि केयर न की जाए तो वे जीवित नहीं रह जाएंगे। तो हमारे देश का ये कानून शिशु को लीगल एडाप्ट, गोद लेने की परमिशन देता है, तथा जो कपल बच्चे की इच्छुक है उसके लिए, उनके लिए संतान प्राप्ति, पेरेंटहुड माने होता है संतान प्राप्ति का यह बेस्ट मेथड है, जिसको देखिए इंडिया ने, इसको गवर्नमेंट ने इसको क्या किया भाई, प्रमोट किया है, परमिशन दिया है कि अब जिसके बच्चे नहीं हैं वो अनाथ आश्रम से गोद ले सकता है। तो इस तरह के आपने देखा होगा, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे, और इसका आपने देखा ये टेक्निक कौन कौन सी है, जिसका देखा आपने MTP की बात कर रहे थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें देखा आपने, और इसी के साथ आप देखें आज हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत से इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ओरली ये याद करने वाली चीज़ है। फिर भी हमने ये थियरी जो भी चीज़ें लिखा है पॉइंट टू पॉइंट NCERT के अनुसार है, एक बार पढ़िए, फिर आप देखिए इससे बाहर नहीं आ सकता है, 100% गारंटी के साथ इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए पढ़ लीजिए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपका MBBS इसी में छिपा भैया। एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका कल्याण हो सकता है। इसलिए आज की सेवा समाप्त करते हुए एक बार बोलेंगे, जय हिंद, जय MBBS, बेस्ट ऑफ लक।